अब ध्यान दो, बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल की, ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या देखा, वो कहता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ, ऑल इंजीनियरिंग डिजाइन रिक्वायर्ड प्रैक्टिस नॉलेज ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, प्रिसाइज नॉलेज। तो अब वो कह रहा है जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस चीज की इलास्टिसिटी क्या है वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिजाइन कर रहे हैं एक बिल्डिंग, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉलम कैसे होने चाहिए, बीम कैसे होने चाहिए, सपोर्ट कैसा रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो कितना मटेरियल, वो कितनी स्ट्रेंथ झेल सकता है, ये सब इलास्टिक प्रॉपर्टीज है ना। अब आपने कोई सरिया लगाया तो वो सरिया कितनी स्ट्रेंथ झेल सकता है, या आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो कितनी ऊंची हो सकती है। अब कोई कहे भैया मैं तो 20 मंजिल ऊंचा बनाना चाहता हूँ, तो हम ये कहेंगे भाई नीचे बेस जो है चौड़ा होना चाहिए, ऊपर जाते आते पतला होता जाए। जैसे आपने बुर्ज खलीफा देखा है, वो जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है वो कैसी बिल्डिंग है, ऊपर से पतली है कि नहीं है, तो क्यों पतली है। अच्छा, जितने भी ऐसे बिल्डिंग होते हैं उनके ऊपर वो बड़े बड़े मीटर, 20 मीटर 25 मीटर या 3-3 5-5 माले के टावर क्यों लगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं। तो आप कहोगे भैया वो जो एयर आती है ना, जो वहां पे हवा आती है, वो जो फ्लक्चुएशन होती है उसको झेलते हैं। अच्छा, अब वो कहता है क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है ये जो बीम्स वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आई शेप के क्यों होते हैं, किस शेप के, आई शेप। अब देखो आई शेप का मतलब क्या है, ये है आपकी आई शेप, ये इस तरीके के क्यों होते हैं, है ना, इससे फायदा क्या होता है। Why does a heap of sand or hill have a pyramidal shape? इस तरीके का ही क्यों ढेर बनता है ना, और ये कितना ऊंचा बन सकता है, हम कितना ऊंचा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम करेंगे। अब अब वो कह रहा है cranes used for lifting and moving heavy loads from one place to another have a thick metal rope to which the load is attached. The rope is pulled up using a pulley and motor. अब जो वो रोप होती है उसको खींचा जाता है, ठीक है, किसी पुले से, पुली समझते हो ना आप क्या होती है, हाँ, और मोटर से। सपोज वी वांट टू मेक अ क्रेन which has a lifting capacity of 10 टन और मेट्रिक टन, ठीक है, 10 टन के बराबर का, यानी कि 1000 किलो तक का सामान उठाए, तो कितनी मोटी हमें वायर चाहिए होगी, ये कौन बताएगा, है ना। अब आप कहोगे भैया मैं मटेरियल कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो उन्हीं के लिए तो हमने बनाए थे यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या उसमें कोई एक्सटेंशन आ सकती है उस रोप में, क्या वो रोप खींच सकती है, ये कौन बताएगा। ये सब चीजों के लिए ही हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है वी ऑब्वियसली वांट दैट द लोड डज नॉट डिफॉर्म द रोप परमानेंटली। जितना भी लोड हो वो जो आपकी रोप है उसको तोड़ ना दे, उसको मोड़ ना दे, उसको खराब ना कर दे। खराब कर दिया तो बार बार क्रेन में आप रोप ही लगाते रहोगे, बड़ी महंगी पड़ेगी वो, तो ऐसा ना हो। Therefore, the extension should not exceed the elastic limit. तो ये बात समझ में आई। फिर उसको हम टेबल में देखेंगे, जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी माइल्ड स्ट्रेंथ कितनी है, वो इतनी निकली, ठीक है। Thus the area of cross section of the rope should at least कितना होना चाहिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एस। अब यहाँ देखो, एरिया तो हमें पता चल गया, ठीक है। वेट हम जानते हैं क्या होता है, वेट क्या है तुम्हारा, जो तुम उठा रहे हो। अभी हमने कितना वजन लिया है, 1000 केजी, तो 1000 केजी को ले रहे हैं और उसको जी से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वेट पड़ेगा, उसके हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं वो जो रोप है वो कितनी मोटी होनी चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। हाँ, इन्होंने तो 10,000 का लिया बेटा, ऊपर 1000 लिखा था, 1 मेट्रिक टन, ठीक है। 1 मेट्रिक टन तो 1000 है आपका, और यहाँ 10 टन कह रहा है तो 10,000 हो गया। तो 10,000 किलो को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका वेट आ गया। ये 310 की पावर 6 क्या है, ये वही है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना झेल सकता है जब तक इसकी इलास्टिक लिमिट ना आए। अच्छा, ये लगाया तो पता चला कम से कम 3.3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। इतनी मोटी वायर होगी तो काम करेगी।
अब आप कहो भैया हम बहुत मोटी वायर लगाए थे, तो उसका खुद का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो महंगी हो जाएगी, उसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ना ज्यादा लगाएंगे ना कम लगाएंगे, उसकी लिमिट पता करके उससे थोड़ी सी ज्यादा रख के फिर स्टार्ट करेंगे काम। ठीक है, डीफॉर्म ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बेस्ट के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मोटी वायर लें, नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा मोटी वायर का भी नुकसान है, उसका खुद का वजन हो जाएगा। corresponding to the radius about 1 centimeter from a rope of the circular cross section। तो वो कह रहा है अगर मैं इसको देखूं 3.3 को, तो ये किससे आया होगा, ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेडियस से आएगा। अच्छा कैसे पता चला, तो वो कह रहा है ऐसे पता चला। आप जानते हो ये, आप जानते हो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, और आर की अभी बताया 1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, तो 3.14 तो 3.14 ही रहा, और ये 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया, तकरीबन उतना ही। तो 1 सेंटीमीटर से अगर हम बड़ी रखेंगे, 1 सेंटीमीटर तो 3.1 आ रहा है, हमें 3.3 चाहिए। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर रख लो, उस पर तुम्हारा काम चलेगा। आगे, a single wire of radius would practically be a rigid rod, so the rope are always made up of number of thin wires। अब वो कह रहा है अगर मैं एक स्टील की मोटी वायर ले लूं, अब आप सोचो, उसको दिमाग में सोचो, ये थोड़ा सा काम सोचने वाला भी है। अच्छा एक स्टील की वायर सोचना, तो तुम कहोगे भैया वायर नहीं है, वो तो स्टील का सरिया है। क्या वो सरिया मुड़ेगा तुड़ेगा, नहीं, लेकिन रोप कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, बांधना भी तो है ना, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो मेरी, किसी कंटेनर को उठाना है, वो थोड़ा सा झूलना भी चाहिए, और वो उस पर बार बार लिपटेगा जो आपकी पुले है। तो आपने कहा भैया हम एक काम करते हैं, जैसे हम, आपने सबने रस्सी देखी हुई है, और कुछ नहीं, अपने घर में प्लास्टिक का एक जो जिसपे कपड़े सुखाते हो रस्सी देखी होगी, क्या वो एक मोटा पाइप होता है प्लास्टिक का, नहीं 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 नहीं, वो पतले पतले थिन वायर्स को जोड़ के बनाया हुआ होता है, बुन रखा होता है, फैब्रिकेशन मतलब, ठीक है, फैब्रिकेट किया हुआ होता है, कर रखा होता है ना। तो वो कह रहा है ऐसा करेंगे हम, ऐसी पतली पतली वायर्स लेंगे और उनको ऐसे करके बुन लेंगे। चलो मारो सारी चीजों को गोली, आपने कुछ भी नहीं देखा, चोटी तो देखी है, ये क्या होता है, फैब्रिकेशन ही तो है। आप जब चोटी बनाते हो, ठीक है, वो कैसी होती है, मजबूत। बात समझ रहे हो, गलत सही समझ रहे हो कि गलत समझ रहे हो, ये कंसेप्ट बन गया। तो अब जैसे इसमें से इस दिखाई बेटा एक बारी, ये नोट कर रखी है, इसने नोट बना रखी है, दिखा तो इसमें कई सारे बाल हैं, कई सारे बाल हैं, वो जो सारे बाल हैं उनको सबको एक साथ जोड़ दिया है, और वो एक मोटी पाइप सी बन गई है, तो वो है ये रस्सी आपकी। अब क्या कहता है, सो द रोप आर ऑलवेज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थिन वायर्स, इसको भी मार्क करो। तो देखो मैन्युफैक्चर आसानी से हो, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो अब वो कह रहा है इसी तरीके से हम ब्रिज की बात करेंगे। ब्रिज हैज टू बी डिजाइन सच दैट इट कैन विथस्टैंड द लोड ऑफ फ्लोइंग ट्रैफिक, जो वहां पे ट्रैफिक बह रहा होगा उसके लोड को, फोर्स ऑफ विंड, जो हवा चल रही होगी उसको, और अपना खुद का वजन झेल सके। सिमिलरली इन केस ऑफ डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, use of beams and column is a very common. In both cases, the overcoming of problem of bending of the beam under the load is a prime importance। तो हमें सबसे पहले समझना है कि कहीं हमारा बीम मुड़ तो नहीं जाएगा। अब ये बीम होता क्या बताता हूँ। The beam should not bend too much or break, ठीक है। Let us consider a case of beam load, जिसके अंदर हमने लेंथ को लिया है L, ब्रेथ को लिया है B, और डेप्थ को लिया है D। अब एक बारी बात सुनो, मान लो ये एक बीम है, ये ठीक है, आपने कहा भैया ये बीम बनाया आपने, क्या ये बीम अपनी इलास्टिसिटी की वजह से बीच में से लटक जाएगा क्या, क्या ये ऐसा हो जाएगा। अब आप कहोगे क्यों होगा, चलो अब हम कुछ केस देखते हैं, अब मुझे बताना वो बातें ठीक है या गलत है। ठीक है, पहला केस, आपने कभी अपने घर में रस्सी वगैरह बांधी है, तो क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है या बीच में से झूल जाती है, अपने ही वजन की वजह से। हाँ, अब आप कहोगे वजन की वजह से बीच में से क्यों झूलती है, वजन तो सेंटर पे पड़ता है। ठीक है, अच्छा कभी किसी ने पतंग वगैरह उड़ाई है, तो जो मांझा होता है वो सीधा होता है या ऐसे बना हुआ होता है कर्व, आप देखोगे वो इस तरीके का कर्व्ड होता है ऐसे, और यहाँ पर वो आपकी वो फ्लाइंग काइट है। ठीक है,
और वो मांझा कुछ इस तरीके का होता है। ये कर्व क्यों है इतना ज्यादा, ये इतना झुका हुआ क्यों है? क्या अपने वजन की वजह से, हवा की वजह से? वहां तो हवा भी होती है, वहां बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसने बोला यहाँ पर विंड के बारे में भी, ठीक है। तो आपने एक ब्रिज बनाया, अब देखो मैं ब्रिज बना रहा हूँ, अब कोई कहेगा भैया ये ब्रिज जो बना रहे हो ना आप, ये बना दो, ये दोनों सड़कों को जोड़ दो, ये ब्रिज बना दिया, ठीक है, ब्रिज बना दिया। यही तो चाहते थे हम, यहाँ पे एक जगह थी, उसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, ठीक। फिर कंस्ट्रक्ट करने वाले ने कहा ये टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी, ये सिंगल बीम है, सिंगल बीम खड़ी नहीं रह सकती। तो आपने कहा क्या करे भाई, तो एक काम करो, इसको ना यहाँ से जोड़ो। तो यहाँ से कैसे जोड़े, नीचे पानी है, पानी में बहुत गहरे भी जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे जोड़ दें, ठीक है। तुमने कहा ठीक है भैया, ये जोड़ दिया आपने। अब आपने कहा भैया इसको और भी जोड़ना है, हमें पूरा ढंग से बनाना है, नहीं ये बीच में से भी टूट सकता है। तो उन्होंने कहा काम करो, यहाँ की बिल्डिंग को ऊंचा कर दो और यहाँ की बिल्डिंग को भी ऊंचा कर दो, और अपना ना इसको यहाँ से ऐसे जोड़ना चालू कर दो। देखो किसी को आवाज भी आ रही पीछे से कि सिग्नेचर ब्रिज है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये सिग्नेचर ब्रिज है। और ऐसा ये नहीं कि यहीं पे ही है, ऐसे कई देशों में। तो ये क्या कर रहा है, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कोई चीज को खींच रहा है, अब ये इसको गिरने नहीं देगा, होल्ड करके रखेगा। बात समझ रहे हो, बन गया दिमाग में कंसेप्ट? तो जो इसकी बीम को लटकना था वो ये लटकेगी नहीं। अब लटक के कैसे आएगी एनसीईआरटी ने देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाया, लेंथ बता दी, ब्रेड्थ बता दी, डेप्थ बता दी। अब लटकने का केस देखो इसका, when the load at the center by a load W sags by amount given is delta, जब वो लटक जाए इस डेल्टा से, ठीक है, तो ये जो सीधी सी पट्टी है ये कैसी दिखने लगेगी आपको, ऐसे झुकी हुई। कितनी है वो गैप, कितना है वो ये डेल्टा गैप है, ठीक है या गलत है? और किसकी वजह से, अपने ही वजन की वजह से, अपने ही। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जितना चेंज आया है वो डिपेंड करेगा सीधा सीधा उसके वजन पे, उसकी लेंथ जितनी बड़ी करोगे उसके क्यूब पे, तो लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब तुम कहोगे भैया क्या करें इसके लिए, इसी के लिए हम जो भी पूरी मेन बीम है उसके बीच में क्या देते हैं, सपोर्ट। अब आपको भैया ये वाला जो कमरा है ना, अब तुम कई सारे बच्चे कहते हैं भैया इस कमरे को बड़ा कर दो, ज्यादा बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। तो क्या, तो ये वाली दीवार हटा दो, जैसी दीवार हटाएंगे जो ऊपर का लेंटर है वो भी एक तरीके की बीम है। लेंटर क्या होता है, एक सरियों का एक जाल होता है, उसके ऊपर आप कंक्रीट डाल देते हो, तो जितने भी सरिये हैं वो सारे के सारे बीच में से झुकने लगेंगे। तो आपने कहा भैया ऐसा तो नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे बीच में से थोड़ी झिरी निकालेंगे, वहां एक पिलर लगाएंगे, उस पिलर के ऊपर भी एक प्लेट लगाएंगे, नीचे भी एक प्लेट लगाएंगे। शायद आपने कभी देखा हो एक बिल्कुल ऐसे ब्रैकेट, बिल्कुल स्क्वायर टाइप का सा पिलर होता है, ठीक है, चाहे वो खोखला भी हो, या आप दो आई से मिला के बना दो। गाटर देखिए आपने, आई कलर की होती है, आई होती है, उन दोनों को जोड़ के अब यहाँ पे पूरी लगा दो, यहाँ पे पूरी लगा दो, और वो पिलर बन जाएगा बीच में। उस पिलर को ऊपर से भी जोड़ दो, नीचे से भी जोड़ दो, जोड़ दिया। अब वो पिलर क्या करेगा, अब वो इसकी इलास्टिसिटी के बीच में बीम का काम करेगा और वहां पे भी लग जाएगी, तो इसको वो लचकने नहीं देगा, इसकी इलास्टिसिटी, मतलब यहाँ इलास्टिसिटी नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। अब वो होल्ड करके रखेगा। अब आप कहोगे किससे होल्ड करना है, क्योंकि भाई ऊपर भी तो कोई रहता है, उसका भी तो वजन पड़ता है। अब बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ जब आप घर बनाते हो तो सबसे नीचे का जो फ्लोर है उस पर सबसे ज्यादा इन चीजों का ध्यान दिया जाएगा। हाँ। तो आप ये देखोगे दिल्ली में अब जितने भी मकान बनते हैं जिनमें आजकल पार्किंग निकाली जाती है, वो पार्किंग की हाइट कम होती है और वहां ना मोटी बीम पड़ती है बहुत, क्योंकि उसके ऊपर अभी 4 मंजिल और खड़ी होनी है, ठीक है। आपने बताया कि इसमें दीवार तोड़ेंगे, हाँ, हम एक सपोर्ट देंगे, हाँ, सर उस सपोर्ट के ऊपर इसके ऊपर ये जितने फ्लोर होंगे उनका भी वेट होगा, हाँ, तो सर उस जो सपोर्ट होगा वो पिलर का वो लटक सकता है, झुक सकता है, हाँ बिल्कुल। तभी तो ये सोच के चलना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। क्या वो डंडा ऐसे मुड़ सकता है, बिल्कुल मुड़ सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये बात समझ में आई ना। अब जरा इस वाले पैराग्राफ को पढ़ो, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है, समझ में आ गया? इसमें बी का मतलब क्या है, बेड, डी का मतलब क्या है, डेप्थ, ये वाली जो इसकी चौड़ाई है ये यहां से दिखाई दे रही है, ठीक है, ये डी, ये डी का मतलब क्या है, ब्रेड, ठीक है। अब एक बार इसको फॉर्मूले को देखो, और वाई का मतलब है यंग्स मॉडुलस। फिर मैं नीचे जाता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब जरा ध्यान दो, वो यहाँ पे कहता है एक तो यहाँ पर वेट पे डिपेंड कर रहा है, एक एल की क्यूब पे, ये एल की क्यूब पे डिपेंड करना बड़ी बात है, यहाँ पे क्यूब है। वैसे ही नीचे ब्रेड पे डिपेंड कर रहा है
और डेप्थ की क्यूब पे। तो डेप्थ की क्यूब पे ध्यान दो, ब्रेथ पे नहीं। अब बच्चे कुछ ये देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे बी तो दिख नहीं रहा, ये लो। अब मैं ये जो डॉटेड वाली लाइन है ना उसमें ब्रेथ दिखाता हूँ। अब देखिए ब्रेथ, क्योंकि जो तिरछी हो गई उसमें ब्रेथ नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा बना रहे हो दिमाग में, क्योंकि मैं पूरा बनाने जाऊंगा तो फिर पूरा ऐसे खांचा बनाना पड़ जाएगा। देखो बन जाए तो नहीं बनेगा, मुझे पता था, चलो छोड़ो। आप ये ब्रेथ हो गई आपकी, ब्रेथ कुछ ऐसी है बेटा। आप समझे? और डेप्थ कुछ ऐसी है, ये 3D है, 3D समझ गए ना? अच्छा, लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता चल गई, डेप्थ पता चल गई। वो कह रहा है डेप्थ पे ज्यादा डिपेंड करेगा, तो आप डेप्थ पे ध्यान दो, क्योंकि डेप्थ पे और डेप्थ इनवर्स में क्यूब पर आ रहा है और लेंथ इनवर्स पे पावर 1 पर आ रहा है। अच्छा, और किस पे ध्यान दोगे? बस यही सारी बातें बताइए। अब एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ते, क्या यही कह रहा है? This relation can be derived using what you have already learned and a little bit calculation. From equation 9.16 जो भी हमने ऊपर देखे, we see that to reduce the bending of a given load, one should use a material with large Young's modulus. ठीक, for a given material, increasing the depth. अब वो कह रहा है अब डेप्थ को इंक्रीज करने से अच्छा है कि हम ब्रेथ पे ध्यान दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है कि जो हमारी चेंज है यानी कि डेल्टा, वो प्रोपोर्शनल है डी की माइनस क्यूब के, और ब्रेथ में सिर्फ -1 पे। उसके बाद द लेंथ एल ऑफ द स्पैन शुड बी स्मॉलर, क्योंकि इस पे भी दिखाई दे रहा है चेंज, है ना? लेंथ की क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। अगर लेंथ की क्यूब बड़ी हुई, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हुई, तो वो जो डेल्टा है वो और बहुत ज्यादा बड़ा होगा। उसको कम करना है ना, तो वो कम करो। अब आप कहोगे क्या भैया हम लोड ही कम ना कर दें? वो भी अच्छी बात है, लोड कम करना चाहिए, है ना? लेकिन आप लोड को कम करने के नहीं ये काम नहीं कर रहे हो। आप ब्रिज में ये नहीं कहोगे, कोई बच्चा कहेगा कि भैया हमने ब्रिज बनाया, ठीक है, इस पे सिर्फ साइकिल चलनी चाहिए, वो कहेंगे वाह क्या ब्रिज बनाया, हल्का वजन चलना चाहिए, मेरा ब्रिज टूट जाएगा। वो क्या तू यही लगा रही हो? तो हम ये नहीं कह सकते, हम उसकी फैसिलिटी थोड़ी कम करेंगे, उल्टा अपनी चीज को, अपने इक्विपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आगे। ठीक है, अब वो कहता है ये सारी बातें समझ में आ गई, इस सब को हम कहते हैं बकलिंग। ठीक है, यहां पर भी देख लेते हैं। बट ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ, but on increasing the depth, unless the load is exactly at the right place, the deep bar may bend as shown in figure 9.9b. देखना, और इसको हम क्या कहते हैं? बकलिंग। जो अभी बोला था सुधांशु ने कि क्या भैया ऊपर से वजन पड़ने से वो सीधी रॉड बीच में से मुड़ सकती है? हाँ, तो हम रॉड को सीधी बनाएंगे ही नहीं, आई शेप बनाएंगे। अब दोबारा ध्यान दे मैंने अभी आपको बोला था जो हम यहाँ पर बीच में रॉड लगाएंगे, वो रॉड ऐसी होनी चाहिए और उसके यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए। आपको ये ना कहीं आपने देखा भी होगा, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर बड़े बड़े नट लगते हैं, हाँ, फास्टनर से। ठीक है, ये सब चीजें देखा करो। अगर आप मेट्रो की बात कर रहे हो तो मेट्रो में भी आप पिलर देखोगे तो कुछ ऐसे होंगे। ये आपका मेट्रो का ब्रिज है, उसके पिलर पता है कैसे उसको होल्ड करे हुए होते हैं? ऐसे वाई शेप में होते हैं, बिल्कुल। वो वाई नहीं आई शेप में है, लेकिन उसका नीचे वाला आई का जो बेस है वो हमको दिख थोड़ी रहा है, या दिख भी रहा होगा तो आपको देखोगे आप ऐसे होगा, वो होता है, और ऐसा ही वो ऊपर होता है। अब बताओ बन गई कि नहीं बन गई आई? तुम सिर्फ ऊपर की तरफ देख रहे हो इसलिए वाई लगता है, असली कैसी शेप है? आई शेप है, इसी को आई शेप कहते हैं। तो अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि आई शेप क्यों बना जाते हैं? जिससे बकलिंग को रिमूव किया जा सके। टू अवॉइड दिस कॉमन compromise, to avoid this a common compromise is the cross section shape as shown in figure. This section provide a large load bearing surface and enough depth to the prevent bending. This shape reduce the weight of beam without sacrificing the strength and hence reduce the cost also. ठीक है, बात समझ में आई? आगे, use of pillar or column is very common in building and bridge. A pillar with
राउंडेड एंड एज शोन इन फिगर 9.10a, ये जो दिखा रहे हैं, अब ये मत कहना भैया तो ये तो स्क्वायर है, ये साइड शेप है बेटा। अब आप कहोगे तो मैं इसको ऐसा बना दूंगा, बन गया, ऐसा पिलर है, ठीक है, नॉर्मल सा। अब a pillar with rounded end at as shown in figure in this supports less load than with a distributed shape at the end. ये वाली बात पे जरा ध्यान देना। अब डिस्ट्रीब्यूटेड शेप कौन सी, आई शेप है कि नहीं? The precise design of the bridge or building has to take into account the condition under which it will function. The cost, कौन कौन सी कंडीशन है? कॉस्ट, लॉन्ग पीरियड, वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ यूजेबल मटेरियल, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो रिलायबल भी है कि नहीं, ठीक है, आप उस पर रिलाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, विश्वसनीय है कि नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया हमने बहुत सस्ता बनाया है, सिर्फ 100 करोड़ का ब्रिज बनाया है, ठीक है, कितने दिन चलेगा? 2 साल, फिर टूट जाएगा, फिर 100 करोड़ लगाओ तो महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा आपने 100 करोड़ का नहीं 500 करोड़ का बनाया है, वो कम से कम 150 से 200 साल चलेगा, ठीक है। अब वो सस्ता पड़ रहा है। कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी चीज बना दो कि भैया ये बिल्कुल बढ़िया ब्रिज बनाया और बहुत सस्ता पड़ रहा है हमारे को, बस लोग मर जाएंगे इसमें चलने वाले, फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आता है द आंसर टू क्वेश्चन व्हाई द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन इज 10 किलोमीटर। अच्छा, 10 किलोमीटर से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती किसी पहाड़ की ऊंचाई? कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द कंसीडरिंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक्स। अगर इससे ज्यादा ऊंचा हुआ तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, वो टूट जाएगा, क्या होगा? A mountain base is not under uniform compression and this provides some shearing stress. अच्छा, जो पहाड़ होगा वो एक बड़ी चट्टान ही होगी ना। अच्छा, बड़ी चट्टान बड़ी होते 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 कितनी बड़ी होगी? वो नहीं हिलेगी ढुलेगी, वो क्रैक नहीं होगी, उस पर हवा नहीं आती होगी। अब जब आप एक पहाड़, एक वो हीप बनाते हो, एक मिट्टी का हीप बनाते हो, तो उसका बेस नहीं बड़ा होता जाता? 10 किलोमीटर ऊंची मिट्टी का बेस कितना बड़ा होगा? जो तेरी अर्थ है बेटा वो फ्लैट थोड़ी है, वो भी तो सर्कुलर है। अब तूने कहा भैया यहाँ पहाड़ बना रहा हूं मैं, बनाता रहे कोई बात नहीं, हिले, बेस ही खत्म हो गया, कैसे बनाएगा? बात सोचने वाली है कि नहीं, ठीक है। आगे तो वो कह रहा है, अ माउंटेन बेस इज नॉट अंडर यूनिफॉर्म कंप्रेशन एंड दिस प्रोवाइड्स सम शेयरिंग स्ट्रेस टू द रॉक अंडर व्हिच दे कैन फ्लो। और होगा क्या, वो पहाड़ी टूटने लगेगी, और इसी को कहते हैं कि लैंडस्लाइड कर रही है। कभी पहाड़ों पे जाओ तो रोक देते हैं ट्रैफिक को, यहाँ से ये पहाड़ी टूट के गिरने वाली है, क्यों टूट के गिर रही है? वहां पे सारी चेंजेस हो रहे हैं। अब एक बात बता, सिर्फ धूप के आने और जाने से जो टेम्परेचर का चेंज होता है उसी से ही उसकी इलास्टिसिटी चेंज होती है, वो टूट जाती है, ठीक है। या आपने सुना भी होगा मिट्टी बनते कैसे, क्रैक्स जो आते हैं वो आते कैसे? पहाड़ थोड़ा सा सिकुड़ता है, थोड़ा सा फैलता है, वो रोज होता रहता है। The stress due to the all material on the top should be less than the critical shearing strain at which the rock flow, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रॉक गिरने लगते हैं वगैरह वगैरह। अब इस वाले पैराग्राफ को पढ़ो, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हाइट के बारे में बताओ। अब वो कह रहा है एट द बॉटम ऑफ माउंटेन ऑफ हाइट h the force per unit area due to the weight of the mountain is h rho g। क्या ये आप मानोगे कि जो आपका पहाड़ है उसकी जो हाइट है अगर h होगी तो उसके जो बेस है उस पे h rho g प्रेशर पड़ रहा होगा? हाँ जी, पड़ रहा होगा। तो उसके हिसाब से वहां पे डेंसिटी क्या होगी मटेरियल की, जिससे बना होता है वही रोड़ी पत्थर, और जी आपकी, आप जानते हो अर्थ की क्या है? द मटेरियल एट द बॉटम एक्सपीरियंस दिस फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, एंड द साइड्स ऑफ माउंटेन आर फ्री। तो जो माउंटेन है उसकी साइड्स फ्री है, तो वहीं से टूट फूट चालू होगी, बीच में तो बिल्कुल वो पिलर स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, और साइड से क्या होगी, वो टूटेगा, टूटेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो उसकी हाइट को बढ़ने नहीं देगा। Therefore, this is not a case of pressure or bulk compression. There is a shear compression. ठीक है, shear component approximately h rho g itself. Now the elastic limit of the typical rock is this. Equating this equation h rho g with rho is equals to this, h is equals to should be approximately 10 किलोमीटर। आ गया? अब इसने इस हिसाब से बता दिया कि ये h 10 किलोमीटर पार नहीं कर सकता। और आप एक बात को और ध्यान दीजिए, इसने अभी तक
नहीं लिया, कंसीडर ही नहीं किया। जो बाहर से हवा चल रही है, चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ लिया इसने? क्योंकि इस चैप्टर में उसकी बात नहीं हो रही। सही बात है, गलत बात है? तो इसका मतलब 10 किलोमीटर भी नहीं होगी, कोई करीब 9 या 8.25 किलोमीटर ही मैक्स रहेगा। हाँ, अब टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, जो हवा चल रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करता है, उस पर भी डिपेंड करेगा, सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप जानते हो कि हम काफी सारी चीजें आपको पढ़ाते नहीं है, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। आपको बच्चा के अभी बताओ, अभी थोड़ी बताएंगे आपको, आगे जब भी तो हायर क्लासेस में पढ़ना है तब आप देखोगे कि काफी सारे चेंजेस है। ठीक है, इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है काफी सारी बातें, कि आप कितनी ऊंचाई पे जाती हो तो कितनी हाइट पर कितना प्रेशर होता है, वो सारी बातें भी यहाँ पर डिपेंड करेगी। अगर आप एक लंबी बिल्डिंग बनाते हो तो आपको सबसे पहले तो यही देखना होता है, जब वो बिल्डिंग बहुत ऊंची होगी तो वो हवा से ही झूलेगी, तो उसको इलास्टिक बनाना पड़ता है ऊपर से, तभी वो 20 मीटर की सीधी रॉड लगाई जाती है जो वो उसको सपोर्ट करे उसके झूलने को। क्यों? रॉड बिल्कुल बीच में, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके आगे आएगी। ठीक है, अभी पल्लेदार मत बनो, अभी चैप्टर